नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाग्य का लिखा नहीं मिटता। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, टीनामऊ गांव में एक बुद्धिमान और चालाक पंडित रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी था। उसका एक दोस्त था जिसका एक पैर नहीं था तथा उसे कानों से सुनाई भी नहीं देता था, क्योंकि वह जन्मजात बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था जो कि टीनामऊ से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। एक दिन वह ज्ञानी पंडित ने सोचा, बहुत दिन हो गए अपने बचपन के दोस्त से मिले हुए। उसने सोचा, मेरा मित्र तो चलने में असमर्थ है, तो क्यों ना मैं ही उससे जाकर मिल लूं। वह मजबूरी के कारण मुझसे मिलने नहीं आ पाता, तो मैं ही हाल चाल ले आता हूँ। वह पंडित अपने मित्र से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट-पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस पंडित के साथ चलने लगा। तो वह पंडित उस व्यक्ति का नाम पूछता है, तो वह अपना नाम रघु महाकाल बताता है। नाम सुनकर पंडित थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि यह व्यक्ति अद्भुत नाम वाला और आसपास के गांव का नहीं था। किंतु पंडित बहुत ही चालाक था। वह पंडित भी सोचने लगा कि मुझे भी काफ़ी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गया, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब पंडित और रघु महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब रघु महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में अभी थोड़ा काम है। मैं एक मित्र से मिल लूं, उससे मुझे कुछ हिसाब किताब करना है। मैं अभी आ रहा हूं। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी और उस आदमी की मृत्यु हो गई। उसी क्षण के कुछ देर में ही रघु महाकाल उस पंडित के पास आ गया और बोला कि चलो, मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। फिर वह पंडित उस रघु महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर फिर एक गांव आया। तो रघु महाकाल उस पंडित से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, यहाँ भी मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी है। पंडित, तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी जल्दी ही आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई और वहाँ कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह पंडित सोचने लगा कि यह व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। अतः पंडित से रहा नहीं गया और उसने रघु महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई, तुम कौन हो, सत्य बताना। ईश्वर की सौगंध। पंडित की बातों को सुनकर रघु महाकाल को न चाहते हुए भी उसे अपने बारे में सब सच सच बताना पड़ा, क्योंकि पंडित ने ईश्वर की सौगंध जो दे दी थी। तब रघु महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। अब फिर भी पंडित को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। पंडित बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। तभी पंडित उस व्यक्ति रघु महाकाल से कहता है कि यदि तुम सच में यमदूत हो तो ये बताओ कि अब अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब यमदूत ने कहा कि
अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है और यह सत्य है तो मैं आज अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। यमदूत ने पंडित से कहा कि तुम्हारी चालाकी काम नहीं आने वाली, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी अटल होती है, इसलिए होकर रहेगी। पंडित वहीं उसी रास्ते में बैठ गया और वह सोचा आज यहीं विश्राम करके शाम को यहीं से वापस लौट जाऊंगा। मगर यह क्या, अचानक थोड़ी ही देर में उस पंडित ने देखा कि उसका दिव्यांग मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता ही है कि अचानक हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे वह पंडित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराहट के साथ साथ उस पंडित को बड़ा पछतावा होता है। वह पंडित उस यमदूत से पूछता है कि अच्छा ये बताओ आप कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। यह सुनते ही पंडित बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके माथे से पसीना बहना शुरू हो गया। वह बहुत ही डर जाता है और सहम जाता है और अपने गांव के लिए सोच विचार करते करते निकलता है। वह पंडित फिर अपने घर गया और अगले दिन ही सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और पंडित ने राजा से यह सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। सभी ने बहुत विचार विमर्श किया और राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो यह पंडित आज से इसी राजमहल में अगले 6 महीने तक रहेगा। राजा ने उस पंडित के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। उसको रहने के लिए राजमहल में ही एक भवन दे दिया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को नहीं मालूम थी। अक्सर वह पंडित नींद में चलता था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी के एक दिन पहले वाली रात्रि को ही वह पंडित नींद में चलता हुआ राजमहल से बाहर निकलकर राज्य की सीमा से दूर दूसरे राज्य के राजमहल में प्रवेश करता है और उसे होश भी नहीं रहता, क्योंकि उसका भाग्य ही उसे खींच रहा था। जिसके चलते दूसरे राज्य पहुंच जाने पर भी किसी सैनिक की नज़र तक उस पंडित पर नहीं पड़ी। दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर वह पंडित सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बेहद क्रोधित हुआ और उस पंडित की बातों को सुने बिना ही क्रोधवश पंडित को सबके सामने फांसी की सज़ा सुना दी। तब वह पंडित उस राजा से एक बार उसकी बातों को सुन लेने के लिए बहुत मिन्नतें करता है। आखिर में राजा उस पंडित की
बात सुनने को तैयार हो जाता है, तब पंडित ने तुरंत ही सारी कहानी सुना डाला, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी लेता है। तब गुप्तचर सारी जानकारी जुटाकर वापस राजा के पास आकर बताता है कि महाराज, यह पंडित तो बिल्कुल सत्य बोल रहा है। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था, लेकिन उस राज्य का एक बहुत कठोर नियम था कि एक बार राजा जो सज़ा सुना दे, फिर चाह कर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा, मगर वहाँ भी इसका हल कोई भी ज्ञानी न निकाल सका। तभी वह पंडित राजा से कहता है, महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्योंकि पंडित बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, वह एक सुझाव देता है जो राजा और सभी दरबारियों को पसंद भी आता है, क्योंकि इस सुझाव से राजा का सुनाया फांसी का फैसला भी पूरा हो रहा था और पंडित की जान को भी कोई खतरा नहीं था। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर पंडित को पहनाकर राजा का फांसी वाला वचन पूरा किया जाएगा। अब फांसी का फंदा बहुत ही पतले धागे से तैयार कर पंडित को पहनाए जाने की तैयारी होने लगी। सब यही सोच रहे थे कि फंदा पतला होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा के फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित के गले में डाल दिया गया। पंडित भी निश्चिंत था और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस पंडित का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई और राजा चाह कर भी उस पंडित की जान को नहीं बचा सका और वह पंडित मृत्यु को चाह कर भी टाल नहीं सका। दो राज्य के राजा, पूरी राज्य और सभा सभी ने उस पंडित की जान बचाने की लाखों कोशिश की, फिर भी पंडित के भाग्य ने उसे मृत्यु तक पहुंचा दिया। वह पंडित ना ही अपने मित्र की प्राण बचा सका और ना ही अपने प्राणों की चाह कर भी रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है और उसे चाह कर भी काटा या टाला नहीं जा सकता है। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता है। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के कितने उपाय किए, साथ ही साथ दो राज्य के राजाओं ने भी साथ दिया, लेकिन फिर भी मृत्यु के आने पर कोई भी उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। तो दोस्तों, आशा करते हैं भाग्य का लिखा नहीं मिटता। यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।